तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में जो रीजनल डिफरेंशिएशन है उसके बारे में बात करेंगे। 1991 से सन 2001 के दौरान भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई थी। तो यहाँ पर दशक में 20% से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हुई है। तो ये सारे के सारे राज्य कैसे हैं? लिटरेट राज्य हैं। ये सारे के सारे शिक्षित राज्यों की श्रेणी में लगभग आते हैं। तो आगे को देखते हैं। केरल 9.4 में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की है। तो केरल ने सबसे कम वृद्धि दर इसमें दर्ज की है। तो केरल राज्य आप जानते हैं लिटरेसी में हाई लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। देश में उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% बढ़ी है। तो इन राज्यों में जो औसत वृद्धि दर है वो 20 से 25%, 20 to 25% जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हुई है इन स्टेट्स में। तो आगे को बढ़ते हैं। वर्ष सन 2001 से सन 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से सन 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही है? धीमी रही है। 1991 से सन 2001 की तुलना में इस वाले टाइम पीरियड में जो ग्रोथ रेट है वो कैसा रहा है? माइनस, लेकिन इस समय पे ज़्यादा पॉजिटिव रहा था। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से सन 2001 की तुलना में सन 2001 से सन 2011 में दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में कम रही है। तो इन राज्यों में भी दशकीय वृद्धि दर 1991 से सन 2001 से 11 में कम रही है, बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5%, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% गिरावट, तमिलनाडु में 3.9% और पांडिचेरी में 7.1% पिछले दशक की तुलना में सन 2001 और 11 में वृद्धि दर्ज की गई है। तो इतनी वृद्धि दर्ज इसमें इन राज्यों में की गई है। क्रियाकलाप ये आप घर में करें, आपका होमवर्क है। एक ओर उत्तर पूर्वी राज्यों और दूसरी ओर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर में अति उच्च वृद्धि दरें क्यों पाई जाती? तो इन कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्यों में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा क्यों पाई जाती है? उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट और पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका जीवन बहुत हद तक सुलभ नहीं है। तो यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसे ईजी नहीं मानते हैं। यहाँ पर स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इसलिए कम रहती है। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं रह पाती और वो कहाँ जाती है? अर्बन एरियाज में चली जाती है, महानगरों में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप घर में कीजिए। होमवर्क है आपके लिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। किशोर मतलब एडोलसेंस एज वाले। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग का अंश 20.9% है। तो इनका प्रतिशत कितना है? 20.9% है। सन 2011 जिसमें 52.7% किशोर यानी कि मेल
और 47.3% किशोरियां यानी कि फीमेल सम्मिलित हैं। किशोरों जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त है, तो जो एडोलसेंस एज वाले हैं उनकी जो जीवन है उसमें काफ़ी बहुत संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जनसंख्या समझी जाती है जो युवाओं की है, तो उसमें ज़्यादा संभावनाएं समझी जाती है यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शन और दिशा निर्देश न किया जाए, तो वह काफ़ी सुभेद्य या वल्नरेबल भी होते हैं। तो उनको अगर सही टाइम पे सही डायरेक्शन नहीं मिला तो दिशा भटक सकते हैं बच्चे। यहाँ तक इन किशोरों का संबंध है जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु, तो कम वर्ष में शादी हो जाती है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन के बारे में बात चल रही है, तो भारत की विशेषताएं बताई जाएंगी। निरक्षरता है यहाँ एडोलसेंस में, विशेषतः स्त्री निरक्षरता है, विद्यालय निरत छात्र जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं विद्यार्थी, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, पोषक तत्व नहीं मिल पाते, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, जो छोटी बच्चियां होती है माता बन जाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है उसके कारण से, HIV, एड्स ऐसी भयानक बीमारियां, संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औषधियों का दुरुपयोग, मदिरा सेवन, किशोर उपचार और अपराध करना इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो नए युवा हैं हमारे एडोलसेंस वाले, जिनकी एज 10 से 19 वर्ष है, 20% तक पाए जाते हैं, तो इनके सामने एक खतरा मंडरा रहा है। अगर इनको सही समय पे सही डायरेक्शन नहीं मिला तो ये क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन खराब हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई हैं। भारत सरकार ने कुछ नीतियां बनाई हैं, कुछ प्लानिंग की है, ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन, उपयुक्त प्रयोग किया जा सके। तो जो उनके गुण हैं, जो स्किल्स हैं बच्चों में, एडोलसेंस एज वालों में, उनका सही उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक बनाई है। ऐसे उदाहरण हैं जिसे हम विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्प बना सके। तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा, कुछ ऐसी प्लानिंग है जिसके आधार पे हम क्या कर सके, युवाओं को नया रास्ता दिखा सके। राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रही है। तो दूरदर्शी प्रस्ताव है ये, तो इसे आप याद रखें। राष्ट्रीय युवा प्लानिंग कब की है, 2014 की। तो इसे आप इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखें। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। तो भारत को अन्य राष्ट्रों के बीच में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए यह नीति बनाई गई है। राष्ट्रीय युवा नीति सन 2014 15 से 19 वर्ष 29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। तो इस प्लानिंग के आधार पर 15 से 15 टू 29 जिसकी एज होगी तो उसे हम यंग मानेंगे, उसे हम युवा मानेंगे। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसकी पोर्टल पे जाकर वेबसाइट खोलें और वहाँ पर देख लें। भारत सरकार ने सन 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल, जो स्किल्स हैं, स्किल्स सिखाई जाती हैं अलग अलग, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी आप हासिल कर लेंगे, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, मोबाइल रिपेयरिंग आपको सिखा दिया जाएगा, आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दी जाएगी, या अन्य तरीके की बहुत सी चीज़ें जिसके आधार पे आप अपना रोजगार भी कर सकें और आपको क्या हो जाए कि एक आपको लाइन मिल जाए और आप दिशा न भटकें। संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना। ऊपर की गई विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के दिक् और काल
तो दिक् और काल का मतलब ये है कि स्थान और समय के आधार पर के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि की दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार जनसंख्या बदलती है या समय और घटना के आधार पर जनसंख्या बदलती रहती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबोधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो समाज में समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। फिर भी जनसंख्या के वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक घटक की पड़ताल की जाए। तो जनसंख्या के जो सामाजिक सोशल फैक्टर हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब है जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन के बारे में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। तो जनसंख्या अपने आप में जनसंख्या भूगोल का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें देखी जाती हैं, लिटरेसी, एजुकेशन, आपका व्यवसाय क्या है और भी चीजें। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म, व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। तो भारत में जो जनसंख्या के बारे में बात की गई है, उसके बारे में इसके अंतर्गत बताया जाता है। तो ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या 68.8% भाग गांव में रहता है हो, तब यह और सार्थक हो जाता है जनगणना 2011 के अनुसार। तो अभी के टाइम पे जो 68.8% पॉपुलेशन है, ये कहाँ रहती है? ये रहती है गांव में। इसीलिए भारत को गांव का देश कहा गया है। क्या कहा गया है? गांव का देश, द कंट्री ऑफ विलेजेस। आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 6,40,867 गांव विलेजेस हैं, जिनमें से 5,97,608 93.2% गांव बसे हुए हैं। ये गांव बसे हैं, स्टेब्लिश हैं, और ये गांव जितने इसमें बच जाते हैं वो अभी बिखरे से होंगे। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। तो ग्रामीण जनसंख्या हर जगह समान रूप में नहीं देखने को मिलती है, हर गांव में। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। तो ग्रामीण और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ज़्यादा यहाँ देखने को हमें मिलता है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की तुलना में जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांव में रहता है। तो गोवा और महाराष्ट्र में जनसंख्या का कुछ अधिक भाग गांव में रहता है, और बिहार और सिक्किम में गांव की संख्या पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो कंट्रोवर्सी है। दूसरी ओर दादर और नागर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों की कुल अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। तो जो यूनियन टेरिटरी है हमारे, वहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या हमारी रहती है, दिल्ली को छोड़कर। गाँव का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के रन और 200 व्यक्तियों से कम, और केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाए जाते हैं। कहीं पर 200 व्यक्ति रह रहे हैं गांव में, कहीं पर 17,000 व्यक्ति रह रहे हैं। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है। अतः राज्य और अंतः राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्ष परिणाम ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है। तो जो ग्रामीण नगरीय प्रवास है, रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसके लिए है? गांवों को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि गांव से अगर लोग नगरों की ओर चले जाते हैं तो उससे गांव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। इसीलिए कहीं पे हम देख रहे हैं कि 200 व्यक्ति गांव में रह रहे हैं
और कहीं पे 17,000 व्यक्ति गाँव में। आगे बढ़ें। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16%, 31.16% काफी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य संबंधी जो सुधार है अगर वो बढ़ जाते हैं तो तेजी से बढ़ी है। मैंने आपको पहले बता दिया है, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, इन 3 वजहों से जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, जाती है, माइग्रेशन करती है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में देश भर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें भी हमारी क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं, वो भी हर जगह बराबर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफी बड़ी है। तो अर्बन पॉपुलेशन बहुत हद तक यहाँ क्या हुई है, बड़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करती है। तो ग्रामीण और नगरीय प्रवास की दर जो बढ़ी है और आर्थिक और सामाजिक दशाएं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभावित भी करती हैं। ठीक, उत्तर भारत के मैदान में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। तो जो बड़े शहर हैं हमारे, जैसे नगरीय क्षेत्र कोलकाता, बड़ा नगर बम्बई, तो यहाँ पर गांव से नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास कर रही है, यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदान तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व में के दूरदराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीय जनसंख्या का स्तर निम्न रहा है। तो यहाँ पर जो आप रूरल एरियाज देखते हैं या ट्राइबल एरियाज देखते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, क्योंकि उसे उपभोग की वस्तुएं या उसे यूज करने वाले जो संसाधन है वो वहाँ पर उपलब्ध मात्रा में नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो इसीलिए वो पॉपुलेशन क्या करती है, नगरों की ओर प्रवास करती है। ठीक, अब आगे को देखेंगे भाषाई संगठन। तो भाषाई संगठन में हम देखते हैं भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। तो भारत में लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं। गियर्सन के अनुसार, गियर्सन कोई राइटर हैं, गियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती हैं। अब ये दो डिफरेंशिएशन आपको, बोलियां और भाषाएं, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। बोली वह होती है जिसका कोई व्याकरण नहीं होता। बोली क्या होती है, जिसका कोई स्पष्ट व्याकरण नहीं होता, कोई भी उसका ग्रामर नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे, बोली। और भाषा जो होती है इसका व्याकरण होता है। इसका क्या होता है, व्याकरण या इसमें ग्रामर होता है। तो इसीलिए हम इसे भाषा बोलते हैं, इसे लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हिंदी क्या है, ये एक भाषा है, राइट, हिंदी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोली की बात करें तो बोली का कोई व्याकरण नहीं है। तो बोली में आप इसमें लिख सकते हैं जैसे क्षेत्रीय जो होती हैं हमारी, क्षेत्रीय छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली होती है उसका, जिसमें कोई व्याकरण नहीं होगा, लेकिन व्याकरण भाषाओं में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। 22 भाषाएं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को रखा गया है। भारतीय संविधान में अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। तो कई भाषाओं में गैर अनुसूचित हैं, सूचियों में शामिल नहीं है।
अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत हमें देश में देखने को मिलता है। लघुतम भाषा संवर्ग संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोली जाती है सन 2011 के अनुसार। यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और सुस्पष्ट नहीं हैं, बल्कि उनका अपने-अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण ओवरलैपिंग हम इसे कह सकते हैं अध्यारोपण को, वमन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सीमाएँ सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है हमारी भाषाओं की। जैसे यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आपस में सटे हुए राज्य हैं कुछ-कुछ। तो कुछ-कुछ भाषा बोली यहाँ की यहाँ बोली जाती है, यूपी की उत्तराखंड में, कुछ उत्तराखंड की हिमाचल प्रदेश में। इसी तरीके से झारखंड जो है आपका यहाँ पर अ, बोली जाती है, कुछ यूपी की बोली। तो ये आपस में मिले-जुले हैं सारे के सारे। इनकी सीमाएँ तो राजनीतिक निर्धारित की गई हैं, परंतु भाषाई सीमाएँ निर्धारित नहीं कर पाए हैं। ठीक? तो नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं, भाषाई वर्गीकरण। प्रमुख भाषाई भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हैं। तो भारत में जो भाषाएँ बोली जाती हैं, वो 4 भाषा परिवारों से जुड़े हैं, जिनके उप-परिवार, शाखाएँ अथवा वर्ग हैं। इसे तालिका 1.2 में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तालिका 1.2 ये दी गई है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो भाषाएँ बोली जाती हैं, उनका वर्गीकरण यहाँ पर है। परिवार है, भाषा परिवार, उप-परिवार, शाखा वर्ग और वाक क्षेत्र। आस्ट्रिक, तो इसे याद करना इम्पोर्टेंट है निषाद, 1.3% लोग बोलते हैं इसको। उप-परिवार ये है, इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे कि मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत के बाहर भी ये बोली जाती है, जो ऑस्ट्रिक है। इसी तरीके से अन्य है, द्रविड़ है, चीनी है और भारोपी है, या भारतीय यूरोपीय। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार रिवीजन भी करें और इसके नोट्स भी तैयार करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे को देखते हैं, धार्मिक संगठन। अब जो हमारे रिलीजियस कंपोजिशन है उसके बारे में बात चलेगी। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख बलों में से एक है। धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन प्रभावित होता है। ठीक? क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए। धर्म के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है। कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारत-पाक सीमा से संलग्न जिले जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर। तो कुछ-कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सीमा लगती है जिस देश के साथ, वहाँ की भाषा। अब ये भारत की धार्मिक समुदाय हैं सन 2011 के आधार पे। हिंदू भारत में 79.8% है, मुस्लिम है 14.2%, ईसाई इसी तरीके से अन्य भी दिए गए हैं। तो सबसे कम इसमें हम देखते हैं जैन धर्म के लोग, जो 0.4% है। नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं, धर्म और भूदृश्य। भूदृश्य पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति पवित्र संरचनाओं, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समुच्चय धार्मिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश के व्यापक रूप में वितरित हैं। स्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिर,
मस्जिदों, महानगरों, शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकते हैं, क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हुए इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों, गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संख्या में भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है हर जगह अलग-अलग तरीके का हमारा लैंड फॉर्म है और अलग-अलग रिलीजन को मानने वाले, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से भारत में सब लोग अलग-अलग जगह स्थापित हुए हैं। कहीं पे मंदिर है, कहीं पे मस्जिद है, कहीं पे गिरजाघर हैं, कहीं पर चर्चेज हैं, या गिरजाघर हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे को बढ़ते हैं। हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं। 70 से 90% तक और इससे अधिक। तो हर जगह हिंदू हमें इतने देखने को मिलते हैं। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिले, दिल्ली के आसपास और लक्षद्वीप में सांद्रित हैं। तो ये यहाँ रहते हैं कुछ मुस्लिम। ईसाई देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित हैं। मुख्य सांद्रण तटीय पश्चिमी तट के साथ गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर और मणिपुर पहाड़ियों में भी ये लोग रहते हैं। अधिकांश सिख, जो सिख धर्म के लोग हैं, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में संकेंद्रित हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र, जबकि बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्रों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा फेमस है लाहौल और स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में कभी आप हिमाचल जाएं तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म किस तरीके से विस्तारित है। आगे को देखते हैं। सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म चाइना में आपको देखने को मिलेगा। भारत के अन्य धर्मों में जरतुस्त, जनजातीय तथा अन्य देशज निष्ठान और विश्वास सम्मिलित हैं। ये समूह छोटे समूहों में संकेंद्रित हैं और देश भर में बिखरे हुए हैं। तो देश में ये तो मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य कुछ हमारे जनजातीय धर्म भी हैं, या कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों में कबीलाई प्रथा भी हमारे यहाँ चलती है, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है या अन्य क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जो हमें इन सबसे अलग संस्कृति उनकी देखने को मिले। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। अब जब श्रमजीवी जनसंख्या का जो समूह है उसके बारे में बात चलेगी। आर्थिकी स्तर, जो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन है देश की, क्योंकि देश की जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, आर्थिकी स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? श्रमिक, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मानक जनगणना परिभाषित करती है कि मुख्य श्रमिक वह श्रमिक हैं जो केवल एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं। सीमांत श्रमिक वह श्रमिक हैं जो 183 दिन 6 महीने से कम काम करते हैं, और अश्रमिक वो श्रमिक होते हैं जो श्रम में नहीं है अभी के टाइम पर। ठीक, ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिक दोनों मुख्य और सीमांत अनुपात सन 2011 के अनुसार 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। तो 60% अश्रमिक हमारे पास और 39.8% श्रमिक हैं। यह एक आर्थिकी स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना पर इशारा करते हैं। तो ये लोग कभी भी रोजगार में आ सकते हैं और कभी नहीं भी आ सकते हैं या छोड़ सकते हैं बीच में, तो इसके बारे में बात की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में 39, दमन और दीव में 49 सामान्यतः भिन्नता दिखाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर, नागर हवेली, दमन, दीव और
प्रतिभागी दर ऊंची है। तो यहाँ पर इनमें ज़्यादा हमें श्रमिक मिलते हैं। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। तो भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ कामगारों की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रम मिलना आसान है, लेकिन श्रम के लिए आपको जो पैसा दिया जाता है वो काफ़ी कम होता है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन देखें, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की तो यहाँ पर आप व्यावसायिक संरचना देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात की गई है, व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा, समाज का विकास, विभाजन, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है, और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती हैं। इसके लिए जिसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव, बहिष्कार का आधार बन जाती हैं। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्कार किसी भी विकासशील और मध्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग ने संज्ञान में लिया। यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। एचडीआर यूएनडीपी सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीति, प्रतिनिधित्व के समान अवसर, समान कार्य, एक वेतन, स्वाभाविक रूप से जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा या उठाता है, वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जाता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। तो जेंडर के आधार पे हम कई बार देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं और पुरुषों के बीच में होता है, जेंट्स और लेडी के बीच में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसी के लिए ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्योंकि अभी के टाइम पे लड़का लड़की एक समान है, और हम जितने भी ऊंचे पदों पर या हायर पोस्ट पे देखते हैं महिलाएं अभी के टाइम पर हैं, लेकिन हमारे पास कुछ बायसनेस है जेंडर के आधार पे। तो उस बायसनेस को हम मानते हुए ये मानते हैं कि पुरुष बहुत हद तक महिलाओं से सशक्त हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी लोग बराबर हैं और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, जबकि यूएनईपी भी कहता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग जो है, इसका ये कहना है कि किसी भी तरीके का अगर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो बहुत हद तक वो देश विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई एक अवेयरनेस वाली बात। चलिए, व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से द्वितीय और तृतीय सेक्टर की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक है, तो सबसे ज़्यादा कृषि में लगे हैं लोग, और कृषि मजदूर हैं, जबकि 3.8% श्रमिक
घरेलू लोगों में लगे हैं 41.6%। अन्य लोग घरेलू उद्योगों जैसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यापक व्यवसाय का प्रश्न, श्रमिकों की स्त्री श्रमिकों की संख्या 3 सेक्टरों में अधिकतर बांटा जाता है। तो व्यावसायिक संवर्ग है सन 2011 के अनुसार कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीय और तृतीय सेक्टरों में भी सहभागिता बढ़ी है, बोल रहे हैं। ठीक, होमवर्क आप घर से करें। नेक्स्ट आगे को देखते हैं। तो यहाँ पर भारत में श्रम शक्ति का सेक्टर, तो यहाँ पर आप देखें प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर। अच्छा, ये श्रम में जो सेक्टर होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो भी सेक्टर होते हैं तो यहाँ पर बन सकता है, जो प्राइमरी सेक्टर हैं इन सेक्टरों में आता है कृषि करना, एग्रीकल्चर और डेयरी और खनन। ये सभी प्रक्रियाएं आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। पीएस हम इसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंतर्गत आते हैं इंडस्ट्री, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो इसके अंतर्गत आती है। और अगला इसके अंतर्गत आता है उद्योग। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्रियाकलाप। इसके अंतर्गत व्यापार, और संचार और सर्विसेज, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, सेवाएं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो प्राथमिक सेक्टर में जो कुल श्रमिक हैं 54% है, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग इतनी और महिलाओं की इतनी है। तो महिलाएं पुरुषों से कम हैं, द्वितीय सेक्टर में भी कम है और तृतीय सेक्टर में भी कम है। तो यहाँ पर काम करने की जो आज़ादी है वो महिलाओं को नहीं मिल पाती है। तो इस आधार पर भी हम इसे कह सकते हैं, जो यूएनईपी ने बात सही कही है। चलिए यूएनडीपी। नेक्स्ट, यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया। तो कृषि सेक्टर में कुछ दशकों में जो श्रमिक हैं वो कम होने लगे हैं। सन 2001 के अनुसार 58.2% थे, लेकिन सन 2011 के अनुसार 54.6% रह गए। 2% की कटौती हुई है। परिणाम स्वरूप द्वितीय और तृतीय सेक्टरों में सहभागिता दर बढ़ी है। तो सेकेंडरी और टर्शरी पीरियड में सहभागिता बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेती आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेती आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है। तो लोग क्या हो रहे हैं, अब एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट था उसे छोड़कर लोग दूसरे तरीके के एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा इंटरफेयर करना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा यूटिलाइज उस क्षेत्र को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। सेक्टर के आधार पर लोग बदल रहे हैं अपना सेक्टर। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानीय भिन्नता, उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। हिमाचल और नागालैंड जो है पहाड़ी राज्य हैं, हिमालयी राज्य, तो यहाँ पर जो कृषकों की संख्या बढ़ गई है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या घटी है। अब बिहार है, यहाँ पर माइनिंग होती है, खनन होता है, और यहाँ पर आप माने तो प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। आंध्रा में भी वही, छत्तीसगढ़ और यहाँ, और कुछ इंडस्ट्री भी लगी हुई है। दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में नगरीय श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ और पौंडीचेरी जैसे राज्यों में
और केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर न कृषक हैं और न अन्य चीज़ों में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं कृषि की अपेक्षा। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि अ, वृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है। देखो, अभी के टाइम पर ये नहीं है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है या कृषि भूमि जो हमारी है वो घट रही है, इसके कारण ही लोग कृषि में नहीं जा रहे हैं, ये इसके पीछे बिल्कुल कारण नहीं है। कृषि भूमि जो है हमारी वो तो उतनी ही है, भूमि कम ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो हमारे पास नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन और औद्योगिकरण है, ये इसके लिए जिम्मेदार है कि यहाँ पर लोग रोजगार के लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर करने से अच्छा, खेती करने से अच्छा लोग सोचते हैं कि मैं उद्योगों में क्यों न लगूँ, मैं नगरीकरण का काम क्यों न करूँ या नगरों में क्यों न जाऊँ, वहाँ मुझे रोजगार ज़्यादा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, पहला चैप्टर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें और मैं जल्दी ही आपकी एनसीईआरटी समाप्त कर दूंगा। देखते रहें मेरा चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।